गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है दोस्तों आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो दोस्तों हम जो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से आप काइंडली नोट डाउन करते रहिए और मैं जब मांगूँ तो कम से कम मुझे ये तो पता हो कि मेरे बच्चे मेरा नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मैं डील करता हूँ बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ज़िंदगी के लिए। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइंडली नोट्स बनाते रहिए ताकि अगर कल पे आप छोड़ोगे तो क्या होगा। बेसिकली अगर बोलें कल 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 कभी आता नहीं है तो डेली का डेली वर्कआउट करते रहें और ये सारी चीज़ें करते रहें हमारे साथ में। तो दोस्तों हम प्रीवियस लेक्चर में डील कर रहे थे, हम इससे पहले 3 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द व्हाट ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12। चलिए तो ये चीजें जो हम डील कर रहे थे दैट दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी। जो आपका टेस्टिज है वो कहाँ रहता है, स्क्रोटम में रहता है। और एक जो स्केलेटल मसल थी जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीमेस्टल मसल, वो ओरिजिनेट हो रही थी कहाँ से, एब्डोमेन से, और पूरी तरह से लाइन करती हुई जाती है किसके, आपकी टेस्टिज को। या अगर बोले तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम को। ठीक है, इसके बाद एक और स्मूथ मसल होती है दैट इज नोन एज द डायटस मसल। ये दोनों मसल क्या कर रही थी, जो आपका स्क्रोटम है उसकी पोजिशनिंग करने में मदद कर रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्क्रोटम के अंदर में कितनी टेस्टिज होती है, अ पेयर, यानी कि 2 टेस्टिज हैं और हर टेस्टिज में कितने लोब्यूल्स हैं। सो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ईच टेस्टिज में मौजूद थे। और हम पढ़ चुके थे कि भैया इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3, कितना मतलब 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो यहां तक हम कर चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेस्टिस है या टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेके देखते हैं। तो कुछ किया नहीं है बेटा, इसी को टेस्टिकुलर लोब्यूल को बड़ा बना दिया है। क्या कर दिया है, बड़ा बना दिया, कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है। बस क्या किया, ये जो पूरा फिगर है ये किसका है, ये बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिक्युलर लोब्यूल। हमने ये जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, जो टेस्टिस के अंदर, इसी को लेके इनलार्ज कर दिया है। बस ये इनलार्ज व्यू है। तो जब आप देखेंगे ध्यान से ईच एंड एवरी पार्ट को समझने की कोशिश करिएगा। अभी ये है जो बाहर वाला सर्कल है, ये है क्या, दैट इज टेस्टिक्युलर लोब्यूल। क्या बेटा जी, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ओके, मैंने बोला कि टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 1 से 3 क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। तो भैया हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 या 2 या 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो 1 से लेके 3 के बीच में क्या है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल और आउटसाइड। तो ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट है इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, नंबर में कितने, 1 से 3 वेरी कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं बोलूं ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में प्रेजेंट है। बाकी जो ये रीजन दिख रहा है वो खाली खाली रीजन है ना। तो द रीजन मतलब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला रीजन जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसको नोट डाउन करेंगे, द रीजन आउटसाइड, क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर का जो भी रीजन है, ये जो भी रीजन है,
तो द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको नोट डाउन करेंगे। द रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड एज, इसी को क्या बोलते हैं, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो रीजन आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले जो भी रीजन दिख रहा है उसी को बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। नोट डाउन करिएगा दोस्तों। ये हमारा लेक्चर हो चुका है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, ताकि मैं जो चीजें भी लिखूं आपको आसानी से दिख सके। तो जो रीजन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में है उसको क्या बोला, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जब मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में देख रहा हूं तो मैंने 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं, देखिएगा। पहला पॉइंट लिखा है ब्लड वेसल, दूसरा पॉइंट लिखा है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, और जो तीसरा है वो है लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। तो दोस्तों कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप देखिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एसटी लिख देता हूं, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाहर में ही तो सारी चीजें मौजूद हैं। तो देखिएगा बाहर वाले रीजन को मैंने क्या बोल दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस। जो रीजन आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है उसको बोल दिया इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जब आप मैं ध्यान से देख रहा हूं इस फिगर में, तो 3 चीजें आप देखोगे जो मुख्य तौर से इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद है। पहली, ये जो लाइंस इस तरह की मैंने बनाई हैं, इसको क्या लिखा है, ब्लड वेसल। दूसरी जो थोड़ी बहुत यहां पे सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, ओके। और तीसरा जो आप ये देख रहे होगे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो इसके अंदर में सेल है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल। तो आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो ये तीनों के तीनों ब्लड वेसल, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल और आपकी लेडिक सेल, ये किस स्पेस में मौजूद है, तो कहोगे आप सर ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में ही है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले स्पेस को मैंने बोल दिया है कि उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो दोस्तों इंटरस्टिशियल स्पेस में बेसिकली 3 चीजें पाई जाती हैं, जिसको मैं लिखता हूं यहां पे, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी वो इलाका है जहां पे, अगर मैं बोलूं आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला इलाका जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला इलाका ही इंटरस्टिशियल स्पेस है। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। और इसके अंदर में मेनली 3 चीजें हैं, दैट इज पहली हमने पढ़ी क्या, ब्लड वेसल्स। क्या बेटा, ब्लड वेसल्स होंगी इसमें। दूसरा हमने पढ़ा लेडिक सेल, और लेडिक सेल का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। और तीसरा दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, ओके। इस बात को नोट डाउन करेंगे कि पहला तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या मेनली पाया जाता है। तो पहला पाया जाएगा ब्लड वेसल, जो कि बेसिकली अगर बात करें तो ब्लड वेसल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाना ले आने का काम होता है। लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, और तीसरा इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। पहले इस बात को नोट डाउन करेंगे ध्यान से। तो हमने क्या पढ़ा, जो रीजन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में मेनली 3 चीजें होती हैं, ब्लड वेसल, लेडिक सेल
और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। इसके फंक्शन को देखेंगे, पहले ये नोट डाउन करें आप लोग। चलिए दोस्तों, ये जो आपका इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है इसके बारे में सुन लीजिएगा। देखिए, जब कभी भी बात होती है इम्यूनिटी की, यानी वहां पे एक चीज आती है दैट इज एंटीबॉडी। तो बेसिकली अगर बोले तो हमको क्या करना है, अपने सेल्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तो बेटा ये भी तो हो सकता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आपके टेस्टिस के अंदर में भी आ जाए, तो भैया वहां पे भी तो कुछ सेल्स होंगी जो क्या करेंगी, उनके साथ फाइट करेंगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारा इंडिया है, इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स हैं वो हमारे सैनिक हैं, वही तो फाइट करते हैं हमारे इनेमी के साथ में। उसी तरह से कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल पाई जाती हैं आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो कि एक पार्ट है किसका, टेस्टिकुलर लोब्यूल का। और टेस्टिकुलर लोब्यूल किसका पार्ट है, ऑब्वियस बात है टेस्टिस का। तो भैया कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो आपको, या अगर मैं बोलूं टेस्टिस की सेल्स को बचाती हैं फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तो अगर मान लीजिए सेल है, तो सेल अगर मार रही है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगर ये एंटीबॉडी भी बना सकती है तो दोनों तरह का, या तो एंटीबॉडी बनाएगी या तो सेल दैट इज नोन एज द फैगोसाइटिक सेल। हम पढ़ेंगे इसको जब आप पढ़ेंगे हम लोग डिजीज वहां पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान बस इतना ही आपको रखना है कि भैया अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, दुष्ट पार्टिकल आपके दैट इज टेस्टिस में घुसता है तो उसको मारने का काम किसका है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल का। तो इसके बारे में पॉइंट लिख लीजिएगा, अ स्मॉल लिम्फोसाइट capable of being immunologically एक्टिवेटेड। ये कब एक्टिवेट होगा, जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा। एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू अ फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस की बात करें तो आपके जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी आएंगे, जैसे ही आपकी बॉडी में घुसेंगे और जैसे ही टेस्टिस में जाएंगे तो ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल एक्टिव हो जाएंगे और इनको खत्म करने का काम करेंगे। फॉरेन सब्सटेंस दैट इज एंटीजेनिक, that is antigenic for respective cells to produce। क्या पढ़ाएंगे तो क्या बनाएंगे, या तो एंटीबॉडी एंड या फिर देंगे आपको CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो या तो जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी टेस्टिस में घुसता है तो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल एक्टिव हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे क्या, एंटीबॉडी, और उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेंगे। या कोई सेल दैट इज नोन एज द फैगोसाइटिक सेल का फॉर्मेशन उसके अंदर में मौजूद होती है। ये सेल्स जो होती है मैक्रोफेजेस सेल्स, ये भी क्या करती हैं, उनको अंदर बुलाएंगी और उनको किल करने का काम करती हैं। तो सेल के द्वारा अगर कर रही होंगी तो उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और या तो एंटीबॉडी से मार दे या फिर सेल के द्वारा उसको मारेगी तो उसको बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। ओके, और दूसरा जो हम पढ़ चुके हैं ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स का मेनली काम क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो सेल्स होती हैं इन सेल्स के लिए क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन देना। ये बेसिक सा काम है किसका, ब्लड वेसल्स का। अब बची
और वेस्ट को भी ले जाने का काम किसका होता है? ब्लड वेसल्स का। अब जो चीज बची हुई है दैट इज द लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है, यही जो है इसी के बारे में हमको मुख्यतः या मेन रूप से इसी के बारे में पढ़ना है। तो जो इंटरस्टिशियल सेल में लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है, ये सिंथेसाइज करती है यानी बनाने का भी काम करती है एंड सीक्रेट्स टेस्टिक्युलर हार्मोन called as एंड्रोजेंस। ओके, सो ध्यान रखिएगा, जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टेस्टिरोन। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टेस्टिरोन। ये जो टेस्टेस्टिरोन है ये प्रोड्यूस होता है बाय द लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, इसीलिए इसको एंड्रोजन यानी ये सिंथेसिस। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें, एनसीईआरटी दोनों चीजें मेंशन करती है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। भैया सिंथेसिस भी होगी लेडिक सेल में और सिक्रेशन भी होगा लेडिक सेल के द्वारा ही। तो ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी वह हार्मोन जो कहां से निकल रहे हैं? आपके टेस्टिस से निकल रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टेस्टिरोन, और इसी को मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। सो जो टेस्टेस्टिरोन है वो कहां से प्रोड्यूस होगा? लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल से। इस बात को नोट डाउन करेंगे, ठीक है? सो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल सिंथेसाइज और सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको मेनली हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, दैट इज नोन एज टेस्टेस्टिरोन, जो कि मेजर एंड्रोजन है। ओके, नोट डाउन करेंगे। सो एंड्रोजन के बारे में पूछे, एंड्रोजन का मतलब ही क्या है? वो किसके बारे में पूछ रहा है? जनरली टेस्टेस्टिरोन के बारे में पूछ रहा है। तो कहां से प्रोड्यूस होगा? आपकी लेडिक सेल इसको प्रोड्यूस करती हैं, जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। सो हमने पढ़ा कि भैया ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल में अंदर में क्या है? गोले गोले 1 2 3 गोला, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला रीजन है उसी को हमने बोला व्हाट? इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके अंदर में ब्लड वेसल होती है, इसके अंदर में इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल होती है, और इसी के अंदर में आपकी लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल स्पेस भी पाई जाती है। इंटरस्टिशियल स्पेस की बात कर रहे हैं तो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल भी पाई जाएंगी, और यही सेल इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल सिंथेसाइज और सीक्रेट करती है मेजर एंड्रोजन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मदद करता है। और ये जनरली कब रिलीज होता है? नियरली 13 इयर्स के आसपास में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्मोन्स जनरली स्टार्टिंग में सीक्रेट नहीं होते हैं। तो अगर जल्दी सीक्रेट होते तो भैया स्पर्म फॉर्मेशन 1 ही साल में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पर्म फॉर्मेशन कब होता है? 13 साल के आसपास में होता है। तो वो बहुत सारे हार्मोन्स की क्या होता है? मदद से होता है, उसको हम देखेंगे। पहले इतने पॉइंट जो अभी तक हुए हैं इसको आप क्लियर कर लें। चलिए अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है बेटा जी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहां पे जब आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आपका है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहां पे मैं अलग से इसको बना लेता हूं, दैट इज ये आपका है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है? मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब यहां पे देखिए
ओके। सो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये बेसिकली लाइंड होता है दो प्रकार की सेल से। जो बाहर में ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं, जो ये बाहर में सेल्स दिख रही हैं, ध्यान से देखिएगा, जो ये बाहर में सेल्स दिख रही हैं, ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है नर्स सेल, या इन्हीं का तीसरा नाम है, ये बोला जाता है सब्सटेंटिकुलर सेल। सो नाम में ही समझ में आया नर्स सेल। बेटा जी अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका ख्याल जनरली, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, कौन रखता है? नर्स रखती है। तो उसी तरह से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये बाहर की तरफ लाइंड होता है बाय द सर्टोली सेल, नर्स सेल या सब्सटेंटिकुलर सेल। ये एक ही सेल है, इन्हीं के अलग अलग नाम है। सर्टोली सेल्स भी कहते हैं, नर्स सेल और सब्सटेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो बाहर वाला रीजन आपको दिख रहा है ये आपकी सर्टोली सेल्स है। अब जो ये रीजन आपको गैप जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे ये जो गैप आपको दिख रहे हैं, ये जो गैप दिख रहा है ये बेसिकली अगर बोले तो ये है भैया आपका मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको? मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात होगी तो ये लाइंड होगा दो सेल से। बाहर की बात कर रहे हैं दैट इज द सर्टोली सेल, नर्स सेल या सब्सटेंटिकुलर सेल, और इनके बीच में जो आपको रीजन दिख रहा है दैट इज खाली वाला रीजन, जो बेसिकली अगर बोले तो उसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। और इसी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर में मियोटिक सेल डिवीजन होगा और क्या होगा भैया? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो भैया ये नर्स सेल बेसिकली करती क्या है? तो ये आपके जितने भी मेल जर्म सेल हैं या स्पर्मेटोगोनिया हैं इनको क्या प्रोवाइड करेगी? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर है? सर्टोली सेल, नर्स सेल क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर में, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर में मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है। सो नोट डाउन करेंगे क्या भैया? यहां मैं अगर दिखा दूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये लाइंड है कितनी लेयर से? दो लेयर से। पहला मैं लिख देता हूं सर्टोली सेल, ओके। और ये जो सर्टोली सेल है इसका मेन काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द मेल जर्म सेल। सो सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल, यानी स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती हैं। नोट डाउन करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो दूसरी सेल है दैट इज कॉल्ड एज मेल जर्म सेल, या इसी को स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये जो मेल जर्म सेल है इसके अंदर में मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन होगा और स्पर्म फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया स्पर्म इज अ गैमेट और गैमेट हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ना वो होती है डिप्लॉइड सेल। सो डिप्लॉइड सेल के अंदर में मियोटिक डिवीजन होगा तब जाके स्पर्म बनेगा, और ये स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड। क्या होगा? हैप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया होता है 2n, यानी कि देखेंगे हम इस बात को, दैट इज डिप्लॉइड। और ये जो डिप्लॉइड होगा बेसिकली इसका क्या होगा? स्पर्म, आप ध्यान इतना दें
कि स्पर्म जो होगा बेसिकली इज अ मेल गैमेट, और गैमेट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड। सो कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक सेल डिवीजन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो बात करें तो लाइंड होता है इन इट्स इनसाइड, पूरी तरह से अपने इनसाइड में लाइंड होगा दो अलग अलग प्रकार की सेल से। एक होगी सर्टोली सेल जो आपको दिख रही है, या नर सेल या सबसेंटिकुलर सेल, जो मेन काम उसका क्या है, न्यूट्रिशन देना टू द मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। और मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ सेल दैट इज फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनके अंदर में मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, these are the things that are present in the seminiferous tubule. Okay, अब आइए दोस्तों थोड़ा बहुत हम हार्मोन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। अब सुनिएगा, जैसे मैंने बोला कि भैया अचानक से स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है क्या, नहीं स्टार्ट होता है। तो भैया स्पर्म फॉर्मेशन बेसिकली अगर बोले मेल में तो 13 साल के आसपास में ही स्पर्म फॉर्मेशन क्यों होता है। बेसिकली अगर बोले तो यहाँ पे लोचा है हार्मोनल लोचा। कौन सा लोचा, हार्मोनल लोचा, यानी कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं जो कब सीक्रेट होते हैं, नियर अबाउट 13 ईयर्स ऑफ एज के आसपास में वो सीक्रेट होना स्टार्ट होते हैं। और वो स्टार्ट होते हैं तो वो स्टिमुलेट करते हैं किसी और सेल को कि भैया अब समय आ गया है और आप क्या करो, हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाओ, क्योंकि भैया अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए भैया बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो हम डील करेंगे इसको एक टॉपिक के अंदर, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। देखते हैं कौन कौन से हार्मोन है। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पे कुछ चीजें। देखिए अगर बोलें कि हार्मोनल सेंटर कहाँ होता है, बेसिकली तो हमारे ब्रेन में, और या ब्रेन की कुछ हिस्से होते हैं जहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और ये हार्मोन्स आपके किसको, आपके दैट इज जो सेल्स हैं, दैट इज हमने अभी जो जो सेल्स का डिस्कस किया, दैट इज द सर्टोली सेल हो या फिर आपका दैट इज लेडिक सेल हो या इंटरस्टिशियल सेल हो, इनको कहां से मैसेज मिलता है। तो बेसिकली अगर बोलें तो भैया मास्टर ग्लैंड, यानी अगर आपने सुना ही होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, वहीं से ये सारी चीजें। लेकिन पिट्यूटरी को भी कोई कंट्रोल करता है, दैट इज द मैसेज आता है फ्रॉम द ब्रेन पार्ट, दैट इज द हाइपोथैलेमस। तो एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है नर्वस सिस्टम, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपका ब्रेन का वो है सेरिब्रम। क्या होता है बेटा, सेरिब्रम। और इसी सेरिब्रम में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथैलेमस। अब अगर सुनिएगा ध्यान से, जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द नेम ऑफ गोनेट इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, तो ध्यान रखिएगा गोनेट्स जो ही होते हैं, एक होगा मेल के अंदर में टेस्टिस और फीमेल के अंदर में होता है क्या बेटा जी, आपका ओवरीज। ठीक है, तो गोनेट्स मेनली अगर बोले, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये एक हार्मोन को रिलीज कराता है दैट इज कॉल्ड एज GnRH, दैट इज नोन एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां से एक हार्मोन निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज GnRH। तो इसको यहां पे हम डायग्राम से भी समझते रहते हैं। पहला कहां से स्टार्ट होगा, हाइपोथैलेमस,
ओके, सो जैसे ही बच्चा 13 साल का हो जाएगा, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा, रिलीज करेगा अ हार्मोन दैट इज नोन एज GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, नोट डाउन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। नोट डाउन करिएगा, दैट इज कॉल्ड एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, नोट डाउन करिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो आपके हाइपोथैलेमस से निकलेगा, इट विल एक्ट अपॉन, ये एक ग्लैंड है जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पीछे का हिस्सा होगा इसको हम लोग बोलते हैं, पूरा जो होगा पूरा तो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और आगे वाले को बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। ध्यान दीजिएगा, दो हिस्से होते हैं, दैट इज, पहला तो ये ध्यान रखिए कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ध्यान दीजिए, अभी मैंने बोला कि टेस्टिस और ओवरी ये दोनों क्या कहलाते हैं? गोनेड्स। क्या कहलाते हैं? गोनेड्स। तो इनको मैसेज कहां से आएगा? थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, ये किसके लिए निकल रहा है? तो भैया समझ में आ ही रहा होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो गोनेड्स के ऊपर काम करेगा ताकि वो अपना गोनेडोट्रोफिन निकाल सकें। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई आसानी से। अब देखिए, जो हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से निकला वो GnRH। अब ये जो हार्मोन GnRH है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये स्पेसिफिकली काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। सो GnRH, that is the gonadotrophin releasing hormone, act upon, किसके ऊपर काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ध्यान दीजिएगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम नहीं करता है। किसके ऊपर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करेगा, एक्ट करेगा? दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्ट करेगा। GnRH will act upon, किसके ऊपर काम करेगा? दैट इज कॉल्ड एज द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो भैया मैंने बोला नाम क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी मैसेज आ रहा है कि भैया गोनेड्स क्या करो? रिलीज करो, रिलीज करो। तो क्या रिलीज करेगा? गोनेडोट्रोफिन्स। क्या रिलीज करेगा? गोनेडोट्रोफिन्स। तो जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज आया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करना स्टार्ट कर देगा हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज LH और FSH, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, दैट इज कॉल्ड, पहले लिख देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज आएगा तो क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगा? गोनेडोट्रोफिन। और ये गोनेडोट्रोफिन कौन कौन से होते हैं?
दो होते हैं। कौन कौन से होंगे? दो। पहला है LH और दूसरा है FSH। LH और FSH, फुल फॉर्म ऑफ LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओके, और फुल फॉर्म ऑफ FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नोट डाउन करिएगा। तो भैया मैसेज हाइपोथैलेमस ने क्या दिया? GnRH। GnRH किसके ऊपर एक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किसके ऊपर काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला? गोनेडोट्रोफिन निकाला, दैट इज LH और FSH निकाल दिया। अब सुनिएगा, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या केवल फीमेल में निकलता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में भी सीक्रेट होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम पढ़ेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां पे LH सर्ज होता है, ल्यूटिनाइजिंग सर्ज देखेंगे। तो LH हार्मोन क्या केवल फीमेल में निकलता है क्या? नहीं, ये आपके मेल में भी निकलता है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में LH को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ICSH। मेल में ध्यान रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को अलग नेम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नोट डाउन कर लेंगे। तो भैया क्या मैंने बोला कि जैसे ही मैसेज आया हाइपोथैलेमस से, GnRH रिलीज हुआ, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने गोनेडोट्रोफिन को निकाला, दैट इज LH और FSH। लेकिन LH का एक दूसरा नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड एज ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नोट डाउन करेंगे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, साफ साफ दिख रहा होगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहां मैं क्या बना लेता हूं, तो मैं यहां पे टेस्टिक्युलर लोब्यूल बना लेता हूं। अगर मैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बना लेता हूं तो ये मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। क्या हो गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके ओके, दिख रहा है? सुनिएगा, एक पॉइंट जो मैंने मिस किया था यहीं पे बता देता हूं। ये बाहर वाली सेल कौन सी थी? सर्टोली सेल, अभी तो पढ़ा था। अंदर वाले जो ये गैप्स हैं इनको क्या बोला था? कौन सा सेल? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। जब आप पूरी सर्टोली सेल्स को देखोगे, इसको सब सर्टोली सेल्स आपस में अटैच है ना? दिख रहा है ना? आपस में टाइटली बाउंड है। तो यहां पे जो जंक्शन पाया जाता है सर्टोली सेल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज टाइट जंक्शन। नोट डाउन कर लीजिएगा, सर्टोली सेल्स आपस में जुड़ी हुई है बाय द नेम ऑफ अ जंक्शन, जहां से कोई भी लीकेज का चांस नहीं था। हम जब पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम तो वहां पढ़ेंगे बहुत प्रकार के जंक्शन होते हैं। गैप जंक्शन, जहां से आसानी से चीजें पास हो सकती हैं। टाइट जंक्शन, जहां से कोई भी चीज लीक होकर बाहर नहीं जा सकती। तो ये पूरा जो सर्टोली सेल्स है 1 2 3 4 5, ये आपस में ज्वाइंट है। कौन से जंक्शन से? टाइट जंक्शन। तो लिख लीजिएगा कहीं पे, ऑल द सर्टोली सेल्स आर ज्वाइंट विथ ईच अदर बाय टाइट जंक्शन, यानी वहां पे कोई भी चीजें उसमें से लीक होकर बाहर नहीं जाने वाली है। और ये जो सेल्स हैं जो आपके स्पेस में है, बाहर में है, उनको क्या बोल दिया? स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल। ओके, यहां पे हमने पढ़ा था कुछ सेल्स होती हैं। कौन सी सेल?
लेडिक सेल। कौन सी सेल? लेडिक सेल, या इसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। ध्यान रखिएगा। तो भैया जैसे ही बच्चा 13 साल का होता है ये हार्मोन सिक्रेशन होता है। हाइपोथैलेमस ने निकाला, GnRH एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी ने निकाला LH या फिर ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यही दिख रहा है, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी, गोनेडोट्रोफिन, LH या दूसरा नाम क्या है इसका? ICSH। अब ये जो LH है या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान से देखिएगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 2-3 बार रिपीट किया ना भैया। ये जो सेल है लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या है? ध्यान से देखेंगे तो लेडिक सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हार्मोन का भी नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये हार्मोन आएगा और किसके ऊपर स्टिमुलेट करेगा या किसको स्टिमुलेट करेगा? तो ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल एक्ट अपॉन लेडिक सेल, स्टिमुलेट लेडिक सेल। तो जैसे ही 13 साल का बच्चा होता है ये मैकेनिज्म होता है और आपका ICSH एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल पे और तभी इंटरस्टिशियल सेल सिंथेसाइज और सीक्रेट करने लगता है ये स्टार दैट इज नोन एज टेस्टेस्टिरोन। नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज नोन एज टेस्टेस्टिरोन। नोट डाउन करेंगे आप लोग। देखिए हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन निकाले दैट इज कॉल्ड एज गोनेडोट्रोफिन, LH और FSH। LH का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? लेडिक सेल के ऊपर। लेडिक सेल क्या सीक्रेट करने लगेगा? तो रिक्रिएट करने लगता है टेस्टेस्टिरोन। क्या सीक्रेट करेगा बेटा जी? टेस्टेस्टिरोन। नोट डाउन करेंगे, दैट इज जैसे ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? लेडिक सेल के ऊपर और इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर। तो ये सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? सीक्रेट करना स्टार्ट कर देंगी हार्मोन दैट इज नोन एज टेस्टेस्टिरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टेस्टिरोन। नोट डाउन कर लेंगे तो यहां से एक जो है हार्मोन उसका फंक्शन कंप्लीट हुआ दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टेस्टिरोन हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टेस्टिरोन। तो भैया इसको हम डिटेल में अभी एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना के देखेंगे। अभी तक जो चीजें आई हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप आराम से। ओके सुनिएगा। अब ये जो टेस्टेस्टिरोन हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टेस्टिरोन। ये टेस्टेस्टिरोन हार्मोन कुछ तो चला जाएगा आपके किसके अंदर में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में, और वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करेगा। ध्यान रखिएगा। सो टेस्टेस्टिरोन विल मूव टू द वेयर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और वहां पे वो स्पर्मेटोगोनिया को मिलेगा और स्पर्मेटोगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। तो टेस्टेस्टिरोन हेल्प करेगा स्पर्म फॉर्मेशन में। पहला काम तो कहीं पे यहां लिख लेता हूं, इसको जरा डिलीट कर देता हूं। सो टेस्टेस्टिरोन का पहला काम है, पहला ये क्या करेगा? स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करेगा। दूसरा अगर मैं बोलूं बेटा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 13 साल पे है, अब गर्मियों की छुट्टी हो गई, अब मान लीजिए जैसे ही बाद में आता है तो पहले उसकी वॉइस काफी स्थिर थी, मैडम क्या कर रही हैं, मैडम क्या हो रहा है, सर क्या। जैसे ही वो छुट्टी के बाद आया सर, मीन्स क्या हो गया? उसकी आवाज काफी हैवी हो गई और देख रहे मस्कुलर हो गया, ठीक है,
दाढ़ी वाड़ी आने लगी। तो भैया ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे कि दाढ़ी आना, प्यूबिक हेयर आना, शोल्डर का ब्रॉडनिंग होना, ठीक है, वॉइस का वारी होना, ये सारे कहलाते हैं कौन से? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। पेनिस का इनलार्ज होना, ठीक है, स्क्रोटम का बढ़ना, ये सारे उनके साइज को मेंटेन करना बेसिकली किसका काम होता है? टेस्टोस्टेरोन का ही काम होता है। तो दूसरा जो मेन फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का, ये हेल्प करता है इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि वॉइस का जैसे मेल की वॉइस फट जाती है, भारी हो जाती है, ब्रॉड सोल्जर जो होगा ब्रॉड हो जाएगा, मस्कुलर हो जाएगा, मुस्टेक आ जाएंगे, ये सारे भी किसका काम होता है? टेस्टोस्टेरोन का ही काम होता है। तो नोट डाउन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म फॉर्मेशन में भी मदद करता है, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने में कौन मदद करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन ही मदद करता है। वो कैसे करता है जरा सुनिएगा। कुछ टेस्टोस्टेरोन तो चला गया आपके स्पर्मेटोगोनिया या फिर आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, उसने स्पर्म बना दिए। कुछ जो होता है इसके पास में है ब्लड वेसल्स। क्या है बेटा जी? ब्लड वेसल्स। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर में मूव करता है? आपके ब्लड वेसल में जाता है, और ये ब्लड वेसल से होते हुए पूरी बॉडी में मूव करता है, क्योंकि ब्लड वेसल तो पूरी बॉडी में है। सो जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, नॉट बाय वास डिफरेंस। नोट डाउन करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन पहले तो चला गया, एक पार्ट तो टेस्टोस्टेरोन कहा जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद कर दिया। दूसरा कुछ पार्ट जो होता है टेस्टोस्टेरोन का, वो मूव करके चला जाता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से पूरी ईच एंड एवरी लोकेशन में जाता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है। सो इस पॉइंट को जरा नोट करेंगे, इसको मैं मिटाता हूं, नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बनाया था, दैट इज ये मान लो एब्डोमिनल कैविटी थी, यहाँ इंग्विनल कैनाल था, ये इंग्विनल कैनाल था, ये आपका स्क्रोटम था ना, ठीक। तो यहाँ पे जो चीज यहां से मूव करके अंदर आ रही थी, ये कुछ ब्लड वेसल्स भी आती हैं, ओके। तो ब्लड वेसल्स आपके कहाँ आएंगी? ये मान लीजिए टेस्टिज है, ओके। तो यहाँ पे ब्लड वेसल आएंगी, इसको न्यूट्रिशन देंगी, और कुछ ब्लड वेसल जो होंगी यहाँ पे, जब टेस्टिज के अंदर में स्पर्म बन जाएगा तो यहीं पे कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, और ये ब्लड वेसल्स लेके जाने का भी काम करेंगी। सो ये ब्लड वेसल्स जो आपको दिख रही हैं, यही क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन को लेके जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मूव कराने में मदद करती है कौन? आपकी ब्लड वेसल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन moves through blood vessel not by vas difference, ओके। इस पॉइंट को हम बाद में डील करेंगे, लेकिन अभी आपको ये जानना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो पूरी बॉडी में किसकी मदद से जाता है? तो ब्लड वेसल की मदद से जाता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वास डिफरेंस के द्वारा ये मूव नहीं करता है, देखिएगा, इसको नोट करें आप, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। ये बातें समझ में आई। अब जो है, जो दूसरा हार्मोन था, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। जैसे फिर से डायग्राम बना लेता हूं, यहां पे हाइपोथैलेमस था,
हाइपोथैलेमस ने निकाला जीएनआरएच, जीएनआरएच ने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन निकाले। ओके, तो एक का तो हो गया काम, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करेगा लेविक सेल को और सर्टोली सेल, सॉरी इंटरस्टिशियल सेल को, ताकि वो टेस्टिकुलर हार्मोन का सिक्रेशन करे, दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरोन। और कुछ टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन में, कुछ टेस्टोस्टेरोन ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके बॉडी में चला जाता है और अलग अलग जगह पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है। अब जो दूसरा हार्मोन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है भैया? ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका काम क्या है और ये एक्ट कहां पे करता है? तो सुनिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स के ऊपर। नोट डाउन करेंगे, दैट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट अपॉन सर्टोली सेल। इस पॉइंट को लिखिएगा जरा। तो इसको देखिएगा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? आपके सर्टोली सेल्स के ऊपर। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट अपॉन सर्टोली सेल्स। किस सेल के ऊपर काम करेगा? सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करेगा। अब सुनिएगा क्या है बेसिकली। बेटा, जब ये टेस्टोस्टेरोन अंदर आता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, बड़ा ही टेस्टोस्टेरोन मनचला है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है अरे यार बाहर निकलते हैं, चलो यहाँ से मैं बाहर जाना चाहता हूँ, नहीं बोर हो गया, चारों तरफ से वॉल है, मैं नहीं रह पाऊंगा, बोर हो गया, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो भैया बड़ा मनचला है, तो भैया उसको रोकने का भी उपाय है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करेगा, ये जो आपके सर्टोली सेल्स है ये इसको बांध के रख देगा। क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल रिलीज करेगा एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या रिलीज करेगा ये? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो मनचले लड़के को कंट्रोल करने का काम किसका है? सर्टोली सेल्स का। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट किया? सर्टोली सेल्स के। और सर्टोली सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन बाहर जाना चाहता है उसको रोक के पकड़ के रख दिया, तो इसीलिए इसको बोल दिया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो सर्टोली सेल रिलीज करता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट विल कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन को बाहर निकलने नहीं देगा, उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में ही डाल के रखेगा। सो इट विल concentrate testosterone hormone. ओके, सो इनसाइड कहां पे? इसको पकड़ के ही रख देगा। किसके अंदर में? इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सो हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच को भेजा, जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ने गोनाडोट्रोफिन निकाला, उसमें है FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, और सर्टोली सेल क्या करेगा? एक प्रोटीन को सिक्रेट करेगा दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो बेसिकली क्या करता है? ये जो टेस्टोस्टेरोन अंदर आया है ना, उसको क्या करेगा? रिलीज, सॉरी, जो ये टेस्टोस्टेरोन अंदर आया है उसको क्या करेगा? पकड़ के रखने का काम करेगा। इसीलिए इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो मेन काम क्या करता है? कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। किसके अंदर में पकड़ के रखा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। क्योंकि बेटा अगर
टेस्टोस्टेरोन बाहर चला जाएगा तो कभी भी सर्टोली सेल अब या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वहां पे टेस्टोस्टेरोन का रुकना बहुत ही जरूरी है। तो उसको पकड़ के रोकने का काम है किसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज क्या? उससे रिलीज होता है एक हार्मोन, सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। सर्टोली सेल से एक हार्मोन निकाली एबीपी, न्यूज चैनल नहीं है, एबीपी नहीं है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये कंसंट्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन को ताकि वो फंस के रह जाए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकेगी। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। तो ये जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं इसको हम एक सिंपल डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी क्लियर कर लेंगे। 2-3 मिनट का लेक्चर है तो इसको डील कर लेते हैं। जो भी चीजें हमने पढ़ी है वही सारी चीजें होंगी। चलिए देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले कहां से हार्मोन सीक्रेट होगा? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला? GnRH, दैट इज कॉल्ड एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, इसने किसके ऊपर काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने फर्दर जो गोनेडोट्रोफिन निकाले वो 2 तरह के हैं। एक है भैया पहला FSH, दैट इज कॉल्ड एज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन मेल के समय में इसको क्या बोला? एक स्पेशल नेम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो अब इसको हम लोग डील करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करता है किस सेल के ऊपर? लेडिक सेल के ऊपर, या इसी का दूसरा नाम कौन सा सेल है? इंटरस्टिशियल सेल। और जैसे ही इसके ऊपर काम करता है इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन प्रोटीन को निकालती है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने लगती है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है? बाकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स के पास में पहुंचता है। रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं उनके पास में जाता है ताकि उनका फंक्शनल मैच्योरेशन और बाकी सारी चीजें वो कर सके, उनको डेवलप करा सके। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या होता है, जैसे बेटा मान लीजिए बच्चा 13 साल का हो गया, टेस्टोस्टेरोन निकले जा रहा है। अब क्या बेटा इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलेगा क्या? नहीं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन एक्सेस लेवल में निकलता है तो एक निगेटिव फीडबैक, खुद टेस्टोस्टेरोन एक निगेटिव फीडबैक देता है। सो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा? हाई होगा, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हो गया, एक्सेस लेवल में हो गया, तो ये एक निगेटिव फीडबैक भेजेगा। किसको? किसको भैया? एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि बेटा हो गया, रुक जाओ, अब टेस्टोस्टेरोन बनाने की जरूरत नहीं है। तो निगेटिव फीडबैक जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH या ICH नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा। या ये जो टेस्टोस्टेरोन ये डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है किसको? हाइपोथैलेमस को, कि भैया क्या करो, इसी को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। तो एक निगेटिव फीडबैक देगा कि क्या करो हाइपोथैलेमस, GnRH को बंद करो, GnRH के छेड़ रहे हो, इसीलिए एंटीरियर पिट्यूटरी छिड़ रहा है। तो क्या दे रहा है? बार बार निकाल रहा है। टेस्टोस्टेरोन जितना चाहिए उतना हो गया है। तो जैसे ही एक्सेस लेवल में टेस्टोस्टेरोन होता है एक निगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और निगेटिव फीडबैक देता है किसको? हाइपोथैलेमस को भी देता है। नोट डाउन करेंगे। यह है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन। ओके, सो जो ये टेस्टोस्टेरोन है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव फीडबैक 2 जगह पे दे सकता है।
एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को। लेकिन FSH ये किसके ऊपर काम कर रहा था? सर्टोली सेल्स के ऊपर। और सर्टोली सेल क्या सीक्रेट कर रही थी? ABP, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। याद आया? तो ये सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सीक्रेट करती है ताकि टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखा जाए। किसके अंदर में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तभी तो क्या होगा? क्या होगा भैया? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो भैया सर्टोली सेल तो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसको? आपके स्पर्मेटोगोनिया को, और तभी वहां पे क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो भैया सर्टोली सेल्स के अंदर में ही स्पर्मेटोगोनिया है, जहां पे क्या होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्पर्म फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट में है उतना स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब और भी ज्यादा एक्सेस में स्पर्म फॉर्मेशन बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेगी। तो भैया सर्टोली सेल एक हार्मोन को निकालेगा, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिन। क्या निकालेगा? इनहिबिन। जैसे ही एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, सर्टोली सेल रिलीज करेगा एक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिन। और ये इनहिबिन एक निगेटिव फीडबैक जनरेट करेगा किसके ऊपर? तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। जैसे ही एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगा? इनहिबिन। और ये इनहिबिन एक नाम में जो इनहिबिट करना, यानी ये एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा। और सुनिएगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इनहिबिन के भी और आपके टेस्टोस्टेरोन के भी। ये जैसे ही बाइंड होगा, मैसेज पहुंच गया कि भैया जितना अमाउंट में होना चाहिए उतना हो गया है, अब एक्सेस हो रहा है तो स्टॉप कर दिया जाए। FSH और LH या ICHS को निकालना। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ये FSH है, या अगर मैं बोलूं जो ये सर्टोली सेल है, जनरली अगर बोला जाए तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है किसको? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका निगेटिव फीडबैक देता है दो जगह, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दे सकता है और हाइपोथैलेमस को भी दे सकता है। लेकिन जो आपका सर्टोली सेल है वो रिलीज करता है इनहिबिन। जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो इनहिबिन किसको मैसेज देगा? तो आप याद रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। सो आपका FSH अगर बोले जनरली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जैसे ही सर्टोली सेल इनहिबिन को निकालेगा, इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी किसका रिलीज कम कर देगा? FSH। तो ना रहेगा FSH, ना होगे, ना सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करेगा और ना ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। सो नोट डाउन कर लेंगे कि भैया जो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जब कभी भी हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा GnRH को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालेगा, FSH, LH या ICHS। ये लेडिक सेल के ऊपर काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करेगा। टेस्टोस्टेरोन जब एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो ऐड करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस पे, और निगेटिव फीडबैक देके जनरेशन को, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को कम कर देगा। और जनरली FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, वहां से ABP रिलीज होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मदद करती है। अगर एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो भैया सर्टोली सेल से हार्मोन निकालता है, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिन हार्मोन। और ये इनहिबिन हार्मोन निगेटिव फीडबैक केवल और केवल एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा। ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी को भी निगेटिव फीडबैक दे सकता है, हाइपोथैलेमस को भी दे सकता है, लेकिन सर्टोली सेल से जो इनहिबिन होता है ये केवल निगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और इसका सीक्रेशन बंद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू ऑल।